चलिए बच्चे, आपका अब रिवीजन का सेकंड डे। आपको याद हो फर्स्ट चैप्टर के अंदर चार्ज पार्टिकल का रिवीजन करा दिया गया था। चार्ज के बाद अब हम आते हैं सीधा कूलम्ब फोर्स पर। उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो मटेरियल हैं वो ओवरऑल 3 टाइप के हैं। एक होता है कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, एक चौथा और होता है एलॉय। कंडक्टर वो होते हैं जो अपने अंदर से करंट को इजीली पास आउट होने देते हैं। मीन्स दो सब्सटेंस which passes the electron या charge particle through it easily, that substance is called conductor, like metals and earth। दुनिया का सबसे बड़ा कंडक्टर अर्थ होती है। सेकंड वन इज इंसुलेटर, दो सब्सटेंस which does not allow to flow a charge through it, उसे क्या बोलोगे? इंसुलेटर। तो वो सब्सटेंस जो अपने अंदर से चार्ज को ना जाने दे, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। एंड सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर इनिशियली behave as like insulator, but after some conditions increasing the temperature or adding some impurity, that semiconductor behave as like a metal। तो सीधी सी बात, भैया नॉर्मल अवस्था में सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। जब उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला दी जाती है, 14th ग्रुप की इम्प्योरिटी जैसे आर्सेनिक, या 13th ग्रुप या 15th ग्रुप की इम्प्योरिटी जैसे आर्सेनिक या एल्यूमिनियम की, तो वो सेमीकंडक्टर बच्चे फिर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। हमारे आज की दुनिया टोटली सेमीकंडक्टर पे डिपेंड है। अब भारत खुद अब सेमीकंडक्टर को प्रोड्यूस करने के देशों में आ चुका है। आए दिन आप खबरों आपने देखा होगा, समाचारों में आ रही हैं, और ये न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा 2 दिन 3 दिन पहले के, अब भारत के अंदर भी सेमीकंडक्टर्स बनेंगे। इससे पहले सेमीकंडक्टर कहाँ बनते थे? चाइना में ही बनते हैं। जो चाइनीज माल आता है ना सारा, वो चाइना के अंदर सेमीकंडक्टर्स मिलते हैं। वहां से केवल पहले आया करते थे बच्चे स्पेयर पार्ट, यहाँ आके उन्हें असेंबल किया जाता था। अब जितने भी सेमीकंडक्टर्स हैं वो सब भारत में ही बना करेंगे। और सेमीकंडक्टर से क्या क्या चीजें बनती है, कोई बच्चा बताएगा मुझे? चिप बनती है, मोबाइल फोन बनते हैं, सिलिकॉन चिप बनती है। ये जितने मोबाइल फोन्स हैं ये सब सेमीकंडक्टर पे बेस्ड हैं। आपकी जो एलईडी ट्यूबलाइट है, एलईडी के बल्ब हैं, एलईडी का टेलीविजन है, एलईडी की स्क्रीन है, आप जितनी डिजिटल वॉचेस, डिजिटल इन्वर्टर, एसी, ये जितनी भी डिजिटल चीजें सब किससे बनती हैं? सेमीकंडक्टर से। तो बच्चे सेमीकंडक्टर कैसी डिवाइस है? जो लो अमाउंट ऑफ करंट पर काम करती है। सीधी सी बात ऐसे याद करो, ये बहुत ही लिटिल बिट अमाउंट ऑफ करंट पर काम करने वाली प्रोडक्ट होते हैं, इन्हें सेमीकंडक्टर कहा जाता है। और ये इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में बच्चे लिंक का काम करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं, इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच में। आपके सिलेबस में 14 चैप्टर सेमीकंडक्टर है, जब मैं कराऊंगा तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए अब बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ की। लिसन बेटा, कूलम्ब्स लॉ सभी बच्चे जानते हैं। कूलम्ब्स लॉ हमेशा दो चार्जेस के बीच में काम करता है, चाहे वो दो चार्जेस प्लस प्लस हो या प्लस माइनस हो या माइनस माइनस हो। तो बच्चे जब दो चार्जेस एक दूसरे से सम डिस्टेंस पर रखे हों तो बेटा उनके बीच में हमेशा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बच्चे बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डेफिनेशन क्या बनी? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। है ना कितना आसान? तो अब इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिख। जब भी प्रोपोर्शन का सिंबल हटता है क्या आता है? एक कांस्टेंट आएगा बच्चे, μ0/4 पाई, और करते करते मैं भी है ना आदत पड़ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअली तुम्हारा मैग्नेट वाला चैप्टर कई दिन लगातार चला ना, तो कांस्टेंट दिमाग पे छप गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी का कांस्टेंट कहलाता है। बेटा इसकी अपनी खुद की वैल्यू होती है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की अपनी वैल्यू है 9 × 9। बेटा यूनिट यहां से बना देना, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। अब सुनिए, ये एप्सिलॉन नॉट, इसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बेटा इसकी भी वैल्यू होती है 8.8
54 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहां से यूनिट बनाओ, एप्सिलॉन नॉट ऊपर एफ नीचे, तो कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वजह से वैल्यू कभी कभी पूछने के लिए आ जाती है और यूनिट पूछने के लिए आ जाती है, याद कर लेना इसे अच्छे से। अगला आप जानते हो अभी अभी ए बॉयज पीछे बातें नहीं, अभी अभी आपने कूलाम फोर्स पढ़ा। ये कूलाम फोर्स बच्चे कब लगता है दो चार्जेस के बीच में? जब दोनों चार्जेस के बीच में एयर या वैक्यूम मौजूद होता है। बेटा जब एयर या वैक्यूम मौजूद होता है दोनों चार्जेस के बीच में, तब इनके बीच में फोर्स F = 1/4 Q1 Q2 अपन R² होता है। लेकिन अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई अनदर मीडियम आ जाए, ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में लगने वाला फोर्स बदल जाएगा। कैसे? देखिए, ये आपके पास ऑयल है, बेटा ऑयल ले ले, वाटर ले ले, माइका का चूरा ले ले, या कोई भी अनदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले लो। अब इसके अंदर दोनों चार्जेस को रख देना। अब सुनो मेरी बात, ये दोनों चार्जेस के बीच में सीधी सी बात है ऑयल की लेयर आ जाएगी। ऑयल की लेयर जब चार्जेस के बीच में आएगी तो इनके बीच में फोर्स चेंज हो जाएगा। तब बच्चे इनके फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? F = 1/4 Q1 Q2 अपॉन R²। ये फोर्स का फॉर्मूला तो एयर के लिए है, बेटा K से डिवाइड कर देना। ये वाला K डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। ये वाले K और इस वाले K से कोई मतलब नहीं है। ये वाला K तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है विच इज 1/4 ये वाला K का नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बेटा ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। जैसे एयर के लिए K की वैल्यू 1, वैक्यूम के लिए भी K की वैल्यू नियरली इक्वल टू 1, और पानी के लिए K की वैल्यू बेटा 81 या फिर 80 होती है। 80 या 81 यूज करते हैं। और मेटल्स के लिए इंफिनिटी होता है। मेटल्स के लिए K की वैल्यू क्या होगी? इंफिनिटी, मेटल्स के लिए। और बेटा K की वैल्यू 0 आइडियल इंसुलेटर्स के लिए होती है, आइडियल इंसुलेटर। अब सुनो, हाँ, अब जो बच्चे ऑयल्स होते हैं, ऑयल्स का 2.3 से लेके 2.9 के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ऑयल्स का, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑयल्स होते हैं। मट्टी का तेल, सरसों का तेल, और पता नहीं कितने प्रकार के तेल है। तो ऑयल्स का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 2.3 से 2.9 के बीच में होता है। तो आपको अब बताऊं, जो याद करने वाले डाइलेक्ट्रिक्स हैं वो सिर्फ ये वाले हैं, बस 4, जो आपको बिना दिए पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में। बाकी आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन आए उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू मिलेगी। ये 4 याद कर लेना बस। डन। अब बात करेंगे इसके अंदर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से फॉर्मूला क्या बना। तो बेटा ये फॉर्मूला देखो यहां पर, ये F मीडियम का फॉर्मूला है और ये F एयर के लिए फॉर्मूला है। क्योंकि एयर के लिए बच्चे K की वैल्यू कितनी है? 1। इसे 1 करेगा तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया? F0। दोनों फोर्स को डिवाइड करोगे तो यहां से आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला बन के आता है F वैक्यूम अपॉन F मीडियम। चाहे तो डिवाइड करके देख लो, ये एयर या वैक्यूम है, ये वाले फोर्स को बेटा डिवाइड कर तो K बराबर दिस आएगा। तो ये आपके पास फॉर्मूला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का है विच इज K = F वैक्यूम अपॉन F मीडियम। अब सुनिए, जब F वैक्यूम और F मीडियम की वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो आपके पास एक रिलेशन और आती है जिसका नाम है एप्सिलॉन = एप्सिलॉन K। ओके, ये मैं डायरेक्ट इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि कभी प्रूफ नहीं आते इनके, 2 लाइन में से इनकी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करोगे आ जाएगा। लेकिन आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन K होता है। तो बेटा इनकी वैल्यूज जब रखोगे सॉल्व करके ये आएगा। ये एप्सिलॉन क्या चीज है? एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और K तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ही। बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एप्सिलॉन R से भी रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसका दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रिलेटिव परमिटिविटी होता है। रिलेटिव परमिटिविटी,
परमिएबिलिटी नहीं, वो तो म्यू आर था। तो इसको हम एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर बोल सकते हैं, है ना? कितना आसान। तो फिलहाल ये डायरेक्ट फॉर्मूले याद करो। ये आए कैसे, एफ वैक्यूम ये रहा और एफ मीडियम ये रहा, इनको पुट करो, सॉल्व करोगे आ जाएगा। डन। अब सुनो, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो किस प्रकार के आते हैं देखिए। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या सीखा आज, आपने कूलम्ब फोर्स सीखा। कूलम्ब फोर्स के बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम सीखा। आफ्टर सॉल्विंग एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K आएगा। ये एप्सिलॉन भैया क्या है, एप्सिलॉन का नाम आप जानते हैं परमिटिविटी होता है। अगर खाली एप्सिलॉन है तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट है तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। चलिए, ये बेसिक बात आपको सबको क्लियर है। तो मेन चीज, सारा कंक्लूजन क्या निकला, सारा कंक्लूजन निकला सिर्फ फॉर्मूला। देखिए ये F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद कर ले बस। और एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट K, बस ये है अब तक जो आपने पढ़ा है। कंक्लूजन ये है। इससे पहले आपने जो पढ़ा वो कैसे आया वो बताया गया, लेकिन वो नहीं आता। कूलम्ब फोर्स किताबें खोल के देख ले, कभी नहीं आया आज तक नहीं आया। लेकिन कूलम्ब फोर्स क्या होता है वो तो प्रूफ तो सीखना पड़ेगा ना। और कूलम्ब फोर्स पे क्या आता है फिर, न्यूमेरिकल। बोर्ड में इस बार जो न्यूमेरिकल 2019 में आया, उससे पहले 2015 में आया, 14 में आया, वो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है। देखिए सबसे पहले आसान वाले क्वेश्चन, आप जानते हो एफ और आर स्क्वायर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा ग्राफ वाले क्वेश्चन देख, कोई बच्चा बताएगा बेटा एफ और आर स्क्वायर के बीच में ग्राफ कैसा होगा, इनवर्सली। बिल्कुल सही, क्योंकि बेटा रिलेशन इनवर्सली है। अब बताना यार, ग्राफ बिटवीन एफ एंड 1/r स्क्वायर कैसा होगा ग्राफ, बिल्कुल सही, वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन होगा। अब कोई मुझे बताएगा बच्चा, रिलेशन तो दोनों बार वही है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, रिलेशन दोनों तरफ सेम है। लेकिन ये वाला कर्व बना, ये वाला स्ट्रेट लाइन क्यों? हाँ सुनो बेटा, ये एफ और आर स्क्वायर के बीच में है। तो यहाँ देखो फॉर्मूले में एफ यहाँ लिखा है, आर स्क्वायर यहाँ लिखा है, तो ये कैसी रिलेशन है, इनवर्सली। तो इनवर्सली का ग्राफ कर्व शेप वाला होता है। अब इस पे आ जाओ, यहाँ पे एफ और 1/r स्क्वायर के बीच में ग्राफ है। अब बता, एफ और 1/r स्क्वायर एक दूसरे के क्या है फिर, डायरेक्टली है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, याद हो गया। अब इसके ऊपर एक लेवल ऊपर क्वेश्चन, अभी अभी आपने केवल एफ और आर स्क्वायर के बीच में क्वेश्चन सीखा। अब इसमें चार्ज को भी डाल दे, क्योंकि फोर्स के फॉर्मूले में ये तो कांस्टेंट है, हटा। फोर्स के फॉर्मूले में एफ और आर स्क्वायर के अलावा बेटा चार्ज भी तो होता है। अब चार्ज को और इंक्लूड करते हैं। चलिए अब अगला सवाल ध्यान से देखो। चांद, आपको ग्राफ ही ड्रॉ करना है बिटवीन एफ एंड 1/r स्क्वायर फॉर द चार्ज पेयर 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम। तो बच्चे एक क्वेश्चन है, ग्राफ बिटवीन एफ एंड 1/r स्क्वायर फॉर पेयर। बेटा चार्ज पेयर क्या है आपके पास, 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम एंड माइनस ये 3 माइक्रोकूलम और माइनस 2 माइक्रोकूलम। बताओ भाई कैसे करोगे अगला क्वेश्चन। सब बच्चे जानते हैं एफ और 1/r स्क्वायर के बीच में ग्राफ खींचना है ना, सबको पता है स्ट्रेट लाइन बनेगी। लेकिन एफ और 1/r स्क्वायर के बीच में स्ट्रेट लाइन बनेगी कहाँ, कौन से क्वाड्रेंट में, चेक करो। पेयर आपको कौन सा दिया चार्ज का, 2 और 3, दोनों के दोनों प्लस हैं। तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो चार्ज का बच्चे जो पेयर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो इसका मतलब Q1 और Q2, Q1 और Q2 बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहां बनेगा ग्राफ इस वाले पेयर के लिए। डन। दूसरे वाले पेयर के लिए ग्राफ बताओ कहां बनेगा। ये देखो, ये प्लस माइनस, एक्स एक्सिस में प्लस, वाई एक्सिस में माइनस। तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया वाला पेयर, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया इधर। तो 3 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम, बेटा पेयर यहाँ
इधर की तरफ बनेगा इसका ग्राफ। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? ऊपर से बाउंस हो गया? गर्ल्स तुम्हें आया समझ में क्या हुआ? तो बेटा बनना तो स्ट्रेट लाइन ही है, एफ और 1/r², लेकिन बनना कहाँ है? तो वो कौन बता रहा है? चार्ज पेयर बता रहा है। पहला चार्ज पेयर में दोनों प्लस है, एक्स और वाई। दूसरे चार्ज पेयर में दोनों में एक प्लस दूसरा माइनस। तो कहां पहुंचेगा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा ग्राफ। तो यहां बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आया था ये। डन। अगला देख, क्योंकि आप भी जानते हो बेटा चैप्टर फर्स्ट 53 पेजेस हैं नोट्स के अंदर, और मैंने अभी क्या बोला, मुझे 3 से 4 दिन के अंदर जल्दी से खत्म करना है रिवीजन भी। और आप ऑलरेडी स्कूलों में भी और पहले भी खुद भी पढ़ चुके हो, क्योंकि फर्स्ट टर्म के तो सबने एग्जाम दिए हैं, ड्यूटी 1 दिए हैं स्कूलों में, तो आपको थोड़ा बुरा बुरा तो याद होगा। अब और अच्छे से मैं रिवीजन कराऊंगा तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा देखो स्पीड पकड़नी पड़ेगी, है ना? कहीं मत सोचना कि सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं। मजबूरी है, क्या करूँ, रिवीजन में थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा। पता चला इस चैप्टर में मैंने 20-25 दिन लगाए थे पहले, और 20-25 दिन दोबारा लगाऊंगा तो आपका आगे का सिलेबस से डिले हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? अच्छा, ये था आपका छोटा क्वेश्चन, मीन्स आसान वाले क्वेश्चन फोर्स के फॉर्मूले पर। फोर्स के फॉर्मूले पे और भी आसान वाले क्वेश्चन से पहले वही डिस्कस करेंगे, ये तो ग्राफिकल थे। बेटा अगला क्वेश्चन आता है, अगर आपके पास 2 चार्ज पार्टिकल हैं, पहले एयर में रखे हैं बेटा, फिर उन्हें पानी में डाल दिया, तो पानी में डालने के बाद उनके बीच में फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगा? पहले एयर में रखे हैं दोनों चार्ज पार्टिकल्स, एंड देन दे डिप इनसाइड अ वाटर, देन व्हाट विल बी द फोर्स? तो आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम वाला, याद आ गया? एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, ये वैक्यूम और एयर एक ही बात होती है, और ये एफ मीडियम वाटर के लिए। तो बच्चे पहले जब चार्ज पार्टिकल एयर में थे तो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स कितना था? एफ नॉट। दोनों को आपने पानी में डाल दिया, पानी में डालने पे फोर्स कितना हो गया? एफ मीडियम, एफ डब्ल्यू। तब आपसे पूछ रहा है पानी में डालने के बाद फोर्स कितना होगा, तो फॉर्मूला ये वाला लगाना है। याद आया? अभी मैंने यहाँ लिखा था, ये फोर्स का फॉर्मूला लगा दे। तो बच्चे के बराबर एफ एयर अपॉन एफ वाटर। बेटा एफ वाटर आपसे पूछा गया है, पानी में डालने पे चार्ज के बीच फोर्स कितना होगा? तो एफ नॉट अपॉन 81। ये बताओ पानी के लिए के की वैल्यू कितनी होती है? वाटर के लिए 80 या 81 होती है, 81 ले लेना, एग्जैक्ट 81 ली जाती है ना? एक लोगों थोड़ा सीधा करूंगी, अब सही है। ये बताइए वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया? छोटा था, आसान था, कराना मैंने सोचा कि करा दूं, छोटा मोटा था, आप खुद भी कर लेते। तो याद कर लेना, अगर कोई 2 चार्ज पार्टिकल बेटा एयर में है तो उनके बीच में फोर्स एफ नॉट है या एफ एयर, उन्हें फिर जब आपने पानी में डाल दिया तो पानी में डालने पे फोर्स एफ वाटर हो गया, विच इज एफ मीडियम। तब पानी में डालने पे फोर्स कितना होगा? एफ वाटर पूछा है आपसे, तो एफ वाटर इधर लिया, के नीचे लिया। पानी के लिए के की वैल्यू 80 होती है या 81 होती है, रख दे, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन था सूखा जरा, ये तो आसान वाला था, ध्यान से देखो बेटा। 2 चार्ज पार्टिकल है, उनके बीच में फोर्स एफ लग रहा है और बीच की दूरी आर है। अगर दोनों चार्ज के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो फोर्स कितना होगा? या दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स आधा कर दिया जाए तो डिस्टेंस कितनी होगी? दोनों प्रकार से सवाल बन जाता है। तो चलिए जो आपका बोर्ड में आया था वो वाला बता रहा हूं, फोर्स आधा करेंगे और डिस्टेंस निकालेंगे। तो सवाल देखो, बेफिक्र रहो, ये सब जो मैं करा रहा हूं सब नोट्स के अंदर है, आपको बस समझते हुए चलना है। ये मत सोचे सर अभी मैं लिख नहीं पाया, ये क्वेश्चन मैं अब कैसे नोट करूं, सब आपके नोट्स में बेफिक्र रहो। नोट्स की पीडीएफ खोलोगे सब लाइन से मिलेंगे, क्योंकि मैंने पूरे नोट सिस्टमेटिक तरीके से हल्के क्वेश्चन फिर भारी क्वेश्चन फिर भारी क्वेश्चन सब करा के बोर्ड वाले। डन। एक ही टॉपिक पे एक से एक क्वेश्चन कराए हैं। देख बच्चे, 2 चार्ज पार्टिकल हैं बेटा, दोनों के बीच की डिस्टेंस अभी r है और इनके बीच में लगने वाला फोर्स f है। अब क्वेश्चन कहता है if 2 charged particles are placed at some distance apart, experience the force F. If the force becomes half, then what will be the distance between 2 charges? तो भैया
दोनों चार्ज के बीच में अगर फोर्स को आधा कर दोगे तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। डन। एक क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा नोट्स में, अगर दोनों चार्ज के बीच में फोर्स डबल कर दोगे तो कितनी हो जाएगी डिस्टेंस। तो मैं आपको डबल वाला करा देता हूँ क्योंकि मैंने नोट्स में डबल वाला करा रखा है। तो बेटा अगर दोनों चार्ज के बीच में फोर्स क्या कर दो, डबल कर दो, तो बताइए दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इफ टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट एक्सपीरियंस अ फोर्स एफ, इफ द फोर्स बिकम्स डबल देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो ध्यान से देख, जब भी इस प्रकार से आए तो दो इक्वेशंस बनती हैं, क्योंकि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, लैंग्वेज पकड़ के दो इक्वेशंस बना दे। पहली वाली इक्वेशन एफ बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बेटा अगले वाला केस एफ डैश 1/4πε0, आप जानते हैं एफ डैश क्या है, 2f है ना, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर डैश स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्योंकि डिस्टेंस बदल गई ना, ये आर डैश ही आपको निकालना है। तो बच्चे दोनों को डिवाइड कर दे, सिंपल सी बात है। तो f/2f, बेटा ये काटा Q1 से Q1 और Q2 से Q2, बचा क्या 1/r² अपन 1/r डैश का स्क्वायर। बेटा f से f कट गया, ये कूद के ऊपर आ जाएगा, ये वाला नीचे को आ जाएगा। तो 1/2 बराबर ये r डैश का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। बेटा ये इधर आ गया, तो r डैश बराबर अंडर रूट r अपॉन r² 2, ये तो होगा, तो r/√2, ये है इसका आंसर। क्वेश्चन समझ में आया थोड़ा, पीछे वाला दिख रहा है क्या, ऊपर लिखूं। तो बेटा सबसे नीचे वाला नहीं दिख रहा, दोबारा देखो, जब आपने डिवाइड करा था f से f कटा तो 1/2 लेफ्ट साइड में बचा, ये r डैश का स्क्वायर सबसे ऊपर आ जाएगा और r² यहाँ नीचे को आ जाएगा। बेटा r² अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा इधर आएगा, तो क्या बचा r डैश बराबर अंडर रूट r²/2 ही तो बचेगा, तो r/√2, ये आंसर आ गया आपका। स्क्वायर रूट कर दो, r² बाहर आके r रह जाएगा, अंडर रूट में 2 रह जाएगा, है ना, कितना आसान। हाँ, अब देखिए ये तो कुछ क्वेश्चन से इजी वाले, ये 1 मार्क्स के हैं, इससे ज्यादा नहीं आते कभी भी, ये भी अगर आएगा 1 मार्क्स में आएगा ऑब्जेक्टिव में। अब बात करेंगे थोड़े से 3 नंबर वाले सवाल कैसे आते हैं कूलाम्ब फोर्स पे। बेटा कूलाम्ब फोर्स ही चल रहा है और वही चल पाएगा आज, ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस पे। ओके, रब कर दूं। लेकिन अभी अभी आपने कूलाम्ब फोर्स के फॉर्मूले पर ग्राफिकल क्वेश्चन सीखे, फिर उसके बाद कुछ एयर में पार्टिकल्स से फिर पानी में डाला तो पानी में कितना फोर्स लगेगा वो सीखा, और फिर दो चार्जेस के बीच में अगर फोर्स को डबल कर दिया जाए तो डिस्टेंस कितनी होगी वो सीखा। ओके, अब बात करेंगे ट्रायंगुलर शेप, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दिया जाएगा बेटा, उसके तीनों वर्टिसेस पर 3 चार्ज होंगे, उनमें से किसी एक चार्ज पे फोर्स पूछेगा। चलिए देखो क्वेश्चन 2000 ये आया था 18 में आया था, 18 या 17 में आया था। अगला क्वेश्चन जो भी है डेविड बच्चे, देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, 3 चार्जेस Q-4Q और 2Q are placed vertices as given in a figure, then find out the force on a +Q charge। तो आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है बच्चे +Q चार्ज पर। चलिए कैसे निकालोगे, तो क्वेश्चन है फोर्स ऑन +Q। सबसे पहले ये बताओ, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड एक समान होती है। बेटा ये वाला Q और ये वाला +2Q दोनों प्लस चार्ज हैं, और प्लस प्लस चार्ज के बीच में हमेशा क्या लगता है, रिपल्शन। तो भाई इन दोनों चार्ज के बीच में क्या लगेगा, रिपल्शन। तो ये वाला +2Q इस वाले Q पे एक फोर्स लगा रहा बाहर की तरफ, क्योंकि नेट फोर्स किस पे निकालना आपको, +Q पे निकालना है। तो बेटा +2Q की वजह से Q पे लगने वाला फोर्स कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ। सेम माइनस और ये है प्लस, इनके बीच में फोर्स कहाँ लगेगा, अट्रैक्टिव। तो बेटा -4 की वजह से Q पे लगने वाला फोर्स कहाँ को आएगा, अंदर को। ये हो गया F2, कोई दिक्कत। अब ये बताओ फोर्स होता है वेक्टर,
अब ये दोनों वेक्टर फोर्स एक दूसरे से बेटा कितने एंगल पर हैं? सोच के बताओ। 120 के एंगल पे, बिल्कुल सही, वेरी गुड। कैसे? ये 60 है ना, सभी बच्चे जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। अगर ये 60 तो बेटा ये क्या बचा? 120। अब ये दोनों वेक्टर्स F1 और F2 के बीच में से ही तो जाएगा रिजल्टेंट, तो ये गया रिजल्टेंट, ये गया। तो आपने वेक्टर का रूल सभी ने पढ़ा है बच्चे, रिजल्टेंट का फॉर्मूला 9th 11th क्लास में पढ़ा था आपने। जब दो वेक्टर्स बेटा वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी एंगल पर हो तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? √a² + b² + 2ab cos थीटा। याद आ गया? लगाओ। तो भैया यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कौन है? F है। तो √F1² + F2² + 2F1 F2 cos 120। इक्वेशन 1। अलग अलग पहले बच्चे F1 F2 निकाल दे, इसे मिटाओ तो यहाँ स्पेस गिर रहा है। फॉर्मूला तो लिख ही दिया मैंने रिजल्टेंट का। बेटा पहले F1 निकाल। सभी बच्चे जानते हैं F1 बराबर 1/4πε0। अब सुनो, K लिख देना उसे, क्योंकि इसमें भी आएगा K, इसमें भी आएगा K, इसमें भी आएगा K। अगर आपने 1/4πε0 लिखा तो बहुत बड़ी इक्वेशन बन जाएगी, तो बेटा उसे K लिख देते हैं। तो 1/4πε0 Q1 Q2 Q1 Q2 अपॉन R² मतलब L²। F1 आ गया बेटा। F2 कितना है? इनके बीच में 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन L²। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर माइनस क्यों नहीं लिया आपने? याद रखना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में चार्ज का साइन नहीं लेते। क्यों नहीं लेते भाई? भैया आपने ऑलरेडी चार्ज का रिजल्टेंट में F2 फोर्स की डायरेक्शन जो अट्रैक्टिव नेचर शो कर रहे हो वो किस वजह से थी? माइनस की वजह से तो थी। ऑलरेडी आपने माइनस की नेचर कंसीडर कर ली है, आपको कैलकुलेशन में माइनस यूज नहीं करना होता। मेरी बात समझ में आई? तो सिंपल भाषा में याद करो, वेक्टर क्वांटिटी में माइनस का साइन नहीं लेते भाई, इतना ध्यान रखो। इसी में नहीं कह रहा, सब जगह वैलिड है ये वाली बात। सब कौन सा? इसमें कंपोनेंट अब ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो नॉर्मल रिजल्टेंट से सॉल्व हो जाएगा। वो तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर तू रिजल्ट कंपोनेंट ब्रेक करेगा तो। सीधा सीधा दो वेक्टर का फिनोमिना दिखाई दे रहा है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर, रिजल्टेंट आर जा रहा बीच में से, वेक्टर का फिनोमिना लगा दो कंपोनेंट से तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। क्योंकि उस केस में आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऊपर नीचे दोनों तरफ तोड़ने पड़ेंगे और लेंथ खिंच जाएगा और हो सकता है आंसर गलत आ जाए। ये लगाना। तो ये बताइए माइनस का साइन क्यों नहीं लेते? समझ में आ गया? क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी आप कंसीडर कर चुके हैं अट्रैक्शन के नेचर की वजह से। डन। तो ये लाइन या रट लेना और ऊपर लिख लेना कॉपी के पेज पे, वेक्टर क्वांटिटी में माइनस का साइन नहीं लेते, स्केलर में लेते हैं। चल बेटा अब याद आ गया, वैल्यू रख दे जल्दी से। अब तो ऊपर लिख रहा हूं, कुछ पीछे वालों को दिखता नहीं फिर। F बराबर √, अब तो कर ही दोगे बेटा। कितना आया? ये 2q² K अपॉन L² का होल स्क्वायर प्लस 2q², ये वाला 4q² K अपॉन L² का होल स्क्वायर प्लस ये 2 F1 है 2q² K अपॉन L², फिर 4q², ये q है, K अपॉन L²। अब सुनो बेटा cos 120 माइनस 1/2 होता है, तो हाथों हाथ रख दे माइनस 1/2। समझ में आ गया बेटा? 2 से 2 कट गया, तो F बराबर कितना आया? ध्यान से देख, यहाँ पे देखिए 2K पहले ऐसे q² K अपॉन L² का होल स्क्वायर, q² K अपॉन L² का होल स्क्वायर, q² K अपॉन L² का होल स्क्वायर, तीनों में कॉमन है, कॉमन ले ले और कॉमन लेकर अंडर रूट से बाहर लिया, क्या बचेगा? q² K अपॉन L² बचेगा बेटे, अंडर रूट से बाहर लाएगा तो करके देख लेना। अरे होल स्क्वायर है ना, इस पे भी होल स्क्वायर है, कॉमन लेके अंडर रूट से बाहर लाओगे, होल स्क्वायर कट गया ना इसका। अंदर क्या बचा?
फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 2 सा 8, बस ये बचेगा। करके देख लो चाहे कैलकुलेशन, ध्यान से देखो। f बराबर कितना आया, क्यू स्क्वायर के अपॉन एल स्क्वायर अंडर रूट 12। बेटा यही आंसर है, यही छोड़ा गया है बोर्ड में, इस आंसर को यही छोड़ा गया था। तो इस प्रकार के सवाल आते बड़े आसान है, आपको बस वेक्टर के नियम याद होने चाहिए रिजल्टेंट का। बहुत सारे क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन स्क्वायर में बन सकता है। जैसे कोई भी स्क्वायर अपना आपके दिमाग में आया, जो बोर्ड में आया, मैं वो वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये स्क्वायर है, आसान क्वेश्चन आता बोर्ड में, बोर्ड में कभी टफ नहीं आता, क्योंकि 3 घंटे में 35 से 40 सवाल करने होते हैं। आपकी एसएल अरोरा की किताब में बहुत अलग अलग टाइप के और टफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। टफ में सिर्फ कैलकुलेशन लंबी होती है और कुछ नहीं होता, फंडा वही होता है। तो आसान के लिए आपको चार्ज ऐसे देगा कि आसानी से आप जल्दी कर पाओ। अगर इसी क्वेश्चन को टफ करना है तो कर दे, इसे 100 माइक्रोकुलाम, इसे 50 माइक्रोकुलाम, इसे 150 माइक्रोकुलाम। मैंने करा रखा है नोट्स में ये वाला क्वेश्चन, देखा नहीं कितनी लंबी कैलकुलेशन हो गई थी, करते करते आधा घंटा लग गया था मुझे। ऐसा नहीं आता क्वेश्चन, आएगा आसान आएगा। आप चाहे पेपर के बोर्ड के सारे पेपर उठा के देख लो, क्योंकि 3 घंटे में 35 से 40 सवाल करने हैं। टीचर को भी पता है, पेपर देने वाले को भी पता है कि बच्चे को विदिन 2 मिनट्स में हल करना है। तो बेटा इसलिए ऐसा वाला नहीं आएगा, मैंने नोट्स में करा रखा टफ वाला, आप आसान वाला करो। हाँ भाई, डायग्राम जिस बच्चे ने समझ लिया क्वेश्चन खुद कर देगा। फिर क्या था, ये स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर के चारों कोनों पे मैंने सेम चार्जेस रख दिए, क्यू 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 क्यू। अब इसके नामकरण है ए बी सी डी। क्वेश्चन है, ए लड़के पीछे बात है नहीं, क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू प्लेस्ड एट बी पॉइंट। क्योंकि क्यू तो सब जगह रखे हैं, कौन से पॉइंट वाला क्यू, बी पॉइंट पे रखे हुए क्यू पे लगने वाला नेट फोर्स निकालो। कैसे निकालोगे, ये वाला क्यू, ये वाला क्यू, दोनों के बीच में क्या लगेगा, रिपल्शन। तो बेटा एफ पे, ए पॉइंट के चार्ज के कारण बी पे रखे चार्ज पे जो रिपल्शन फोर्स लगा वो क्या है, एफ पे। सेम सी पे रखे हुए चार्ज के कारण भी रिपल्शन, वो कहां जाएगा, ऊपर की तरफ, एफ सी। यहाँ क्यू रखा है, इधर लिख देता हूं। बेटा ये भी तो है डी पे, डी जो डायगोनल वाला है, तो डायगोनल डी पॉइंट पे रखा हुआ जो चार्ज है, ये भी तो इस बी पॉइंट पे रखे क्यू पे फोर्स लगाएगा, ये भी बाहर की तरफ लगाएगा, ये गया एफ डी बाहर की तरफ। तो मुझे एक बात बताओ, जो बी पॉइंट पे क्यू चार्ज रखा था, उसके अलावा जो अनदर चार्जेस है, वो तीनों के तीनों अनदर चार्जेस इस पे फोर्स लगा रहे हैं, एफ पे, एफ सी, एफ डी। डन। अब आपको ये तीनों फोर्सेस सॉल्व करके निकाल लें और आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन है, इन्हें सॉल्व कैसे करोगे, इधर देखो यार बेटा, ये बता सबसे पहले एफ ए और एफ सी का रिजल्टेंट कहां से जाएगा, इनके बीच में से। तो एफ ए और एफ सी का रिजल्टेंट बीच में से आएगा, इसे एफ आर कहेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, आप निकालना चाहते हो नेट फोर्स, तो बेटा नेट फोर्स एफ ए और एफ सी का रिजल्टेंट कौन है, एफ आर प्लस एफ डी, दोनों जोड़ दे तो हमारे पास क्या कैलकुलेट होकर आ जाएगा, नेट फोर्स। तो एफ ए और एफ सी का रिजल्टेंट एफ आर को और एफ डी को, दोनों को जोड़ दो, तो ये है वो नेट फोर्स का फॉर्मूला। अब आपका टारगेट एफ आर और एफ डी निकालना है। एफ आर एफ डी निकाल के बेटा यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो एफ आर कैसे निकालेगा, उसके लिए आप कहोगे सर मुझे पहले एफ ए पता होना चाहिए, फिर एफ सी पता होना चाहिए। रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैं लगा दूंगा, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा 90 है, कॉस 90 जीरो हो जाएगा। कर दोगे आप, देखो कैसे करोगे बेटा। एफ ए और एफ बी, सॉरी एफ सी, दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि चार्ज भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, चार्ज भी सेम, डिस्टेंस भी सेम। तो एफ ए और एफ सी तो बराबर होंगे, नहीं होंगे। क्या होगा फॉर्मूला बताओ, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। डन। एफ आर निकाल, अंडर रूट एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ सी कॉस 90 जीरो हो गया। बेटा एफ ए कितना, ये रहा। अब सुनो मेरी बात, दोनों बराबर है, डबल जो कर दूं, ये अंडर रूट से कूद के बाहर आ गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, अंडर रूट में बेटा क्या रह गया, 2।
ये एफ आर आ गया। अब बता एफ डी कितना है। एफ डी ये रहा देख, ये डी, ये क्यू, बीच की दूरी कितनी है L√2। सबको पता है स्क्वायर का डायगोनल L√2 होता है या A√2 होता है, ये तो जानते हो, करके देख लो पाइथागोरस से। तो बच्चे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन L या R का स्क्वायर, तो L√2 का स्क्वायर करोगे। अब इन दोनों को जोड़ दो, बस आंसर आ गया। तो नेट फोर्स कितना है KQ² √2 अपॉन L स्क्वायर प्लस K बेटा Q² अपॉन L स्क्वायर इंटू 2। अब इसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। वहां लिख देता हूं। तो बच्चे F बराबर कितना आ गया KQ² अपॉन L स्क्वायर √2 प्लस 1/2। डन। अब आपको बताऊं, बोर्ड की कॉपी में 2 नंबर का सवाल था, यही आंसर छोड़ा गया था, आंसर की में यही छोड़ा गया था आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन और जो इससे पहले कराया, ये दोनों एक साथ आए थे और करके पूछे गए थे, तो उन दोनों में से कोई एक करना था। तो ट्रायंगल वाला ज्यादा होता बच्चों ने करा। तो बेटा क्वेश्चन टफ नहीं होते, बट ट्रिक पता होनी चाहिए। और इवन मैं आपको बताऊं, इसी साल दोबारा से ये वाला क्वेश्चन आ गया था ट्रायंगल वाला। बस अंतर क्या था, चार्ज की वैल्यूज अलग थी, चार्ज की वैल्यूज अलग थी, बस और कुछ नहीं था, बाकी सब सेम था। और इसमें एनर्जी पूछ ली गई थी। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने फोर्स बताया, अब एनर्जी कहाँ से आई। एनर्जी वाला क्वेश्चन आप सीखोगे सेकंड चैप्टर में, क्योंकि एनर्जी सेकंड चैप्टर में डिफाइन की गई है। फॉर्मूला आसान है, एनर्जी का फॉर्मूला आपको यही बता देता हूँ। चलिए बेटा, एनर्जी का फॉर्मूला और फोर्स का फॉर्मूला सेम होता है, बस एक आर का डिफरेंस होता है, केवल एक आर का डिफरेंस होता है। फोर्स के फॉर्मूले में आर का स्क्वायर होता है, और जबकि एनर्जी के फॉर्मूले में आर होता है केवल। याद आ गया। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस 1/4 पे एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R। मेरे ख्याल से जब आपको फॉर्मूला पता है तो सवाल कर दोगे। इसके अंदर रिजल्टेंट नहीं निकाले जाते। एनर्जी में क्या करा जाता है, टोटल एनर्जी जोड़ी जाती है। करा दूं 1 मिनट में। इसी क्वेश्चन में बेटा एनर्जी निकलवा देता हूं। ये रहा फॉर्मूला, देख एनर्जी कैलकुलेट करना सीख ले। ये दोनों तीनों क्वेश्चन एक साथ आए थे और करके। चलिए एनर्जी निकालो ऑफ दिस स्क्वायर। देख सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये Q Q Q Q बच्चे चारों कोनों में L, ये डायगोनल L√2। हमसे पूछा गया टोटल एनर्जी। एनर्जी किसी एक पॉइंट पे नहीं होती, एनर्जी टोटल होती है। कोई बच्चा देख के बताएगा डायग्राम में कितनी एनर्जीज निकलेंगी इसमें। 6 निकलेंगी। चार तो हो गई आर्म्स वाली, 2 डायगोनल्स वाली, 2 डायगोनल्स भी तो हैं इसके। अब आ गया याद। चलिए बेटा यहाँ पे टोटल एनर्जी U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6। देखो 1 मिनट और बेटा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम, चार्ज भी सेम, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम, चार्ज भी सेम, डिस्टेंस सेम, चार्ज भी सेम, डिस्टेंस सेम, चार्ज भी सेम। तो भाई शुरू के 4 तो एनर्जी सेम है, एक की लिख दे, 4 से मल्टीप्लाई कर दे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन L, ये तो एनर्जी का फॉर्मूला। 1 ये रहा, K माने 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन L। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन L। कोई दिक्कत। अब एक एनर्जी निकाल के कितने से मल्टीप्लाई कर दे, 4 से। ये 4 एनर्जी का काम 35, आगे बढ़। अब एक डायगोनल की भी एनर्जी सेम है दोनों, एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये। एक की वैल्यू रख, 2 से मल्टीप्लाई कर दे। बताओ कितनी वैल्यू। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन L√2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दे। आ गया देख 3 लाइन के अंदर आंसर। कुछ नहीं है क्वेश्चन, ये बोर्ड में आया था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये वाले सवाल सबसे ज्यादा आते हैं। ट्रायंगल शेप, रेक्टेंगल शेप, स्क्वायर शेप, एनर्जी पूछेगा, और दूसरी बात फोर्स पूछेगा। एक बार में एक पूछेगा, या तो फोर्स पूछेगा या एनर्जी पूछेगा, दोनों के फॉर्मूले याद होने चाहिए। हो गया क्वेश्चन, क्या दिक्कत है इसमें। तो बेटा 2KQ² अपॉन L कॉमन है, और अच्छा ये क्या बचा, 2 प्लस 1/√2 बचा। यही छोड़ देते हैं आंसर बस। ओके, 1 या 2 नंबर में आता है, इसी में आंसर छोड़ा गया है आंसर की में। तो आपको हर प्रकार के फोर्स के फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल समझ में आए। इसके अलावा और भी है बच्चे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।
वो भी कूलाम फोर्स ही होता है। उसमें किसी एक चार्ज पे जब अनदर चार्जेस बहुत सारे फोर्स लगा रहे हों, इन्फिनिटी तक के चार्जेस, तो इन्फिनिटी तक के फोर्स निकल के आने वाले हैं। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाला हूं, इन्फिनिटी चार्जेस के द्वारा किसी पर्टिकुलर एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स, वो भी कूलाम फोर्स का ही क्वेश्चन है। डन। तो ये बताओ, ये वाला टाइप समझ में आ गई सबको? अगर नोटिस करोगे बेटा, एक ही फॉर्मूले पे सवाल चल रहे हैं अभी तक, कूलाम फोर्स, और इतने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने अभी आपको इतनी जल्दी बता दिए। एक क्वेश्चन और समझ ले जल्दी से, फिर कूलाम फोर्स के ऊपर सारी टाइप खत्म। अगले प्रिंसिपल का नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो ये क्या होता है बेटा, डेफिनेशन आज तक नहीं आई, ना आएगी, इन पे क्वेश्चन आते हैं मेनली। फॉर्म डेफिनेशन समझ के क्वेश्चन देखो इस पे कैसा आएगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, लिसन, ये एक गिवन चार्ज है Q1। अब इस गिवन चार्ज Q1 पर अनदर चार्जेस फोर्स लगाएंगे। इस गिवन चार्ज Q1 पर अनदर चार्जेस Q2, Q3, Q4 और Qn क्या करने वाले हैं? फोर्स लगाएंगे। अब सुनो, 1 पे लगने वाला फोर्स 2 की वजह से कितना होगा? F12। बेटा 1 पे लगने वाला फोर्स 3 की वजह से क्या होगा? F13। 1 पे लगने वाला फोर्स फोर्थ चौथे चार्ज की वजह से क्या होगा? F14। और nवे वाले चार्ज की वजह से क्या होगा? F1n। तो भाई टोटल जो ठुकाई हो रही है Q1 की, तो टोटल ठुकाई होने के दौरान Q1 पे लगने वाला टोटल फोर्स, वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। तो सारे के सारे इस पे लगने वाले फोर्स को जोड़ दो, बेचारे के अकेले की जान ले ली। तो ये फोर्स आप जानते हैं वेक्टर होता है, इसे ही बच्चे बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसमें क्या हो रहा है? द टोटल force exerted on a given charge by the another individual charges is called superposition principle. Done. अब आपके पास एक क्वेश्चन है, 2 मिनट में करा दूंगा, बेफिक्र रहो। क्वेश्चन क्या कहता है? आपके पास बच्चे इंफिनिटी चार्जेस हैं और इंफिनिटी चार्जेस एक ओरिजिन पर रखे हुए एक गिवन चार्ज पे फोर्स लगाने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या बना उसके ऊपर। ये बच्चे ओरिजिन है, ओरिजिन पे एक चार्ज रखा हुआ है, सपोज का कुछ भी 10 की पावर माइनस कुछ भी ले ले, 2 × 10 की पावर माइनस 4 ले लो। डन। अब इसके अलावा कोई अनदर चार्जेस रखे हैं 1 मीटर पर, 2 मीटर पर, 4 मीटर पर, 8 मीटर पर, 16 का दुगना 32, और कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी तक। अब डिस्टेंसेस देखो डबल होती आ रही हैं, नोटिस करना, डबल हो रही है डिस्टेंस। 1 पे क्या रखा है? Q चार्ज, और ये Q चार्ज की वैल्यू है 4 कूलम, 4 माइक्रो कूलम मैंने अपनी तरफ से ले ली। ये 8 मान लो, ये 4, मैं चेंज कर रहा हूँ जरा वैल्यू। बेटा सेंटर पे कितना कूलम रखा हुआ है? 8 माइक्रो कूलम, और 1 मीटर पे कितना चार्ज रखा है? Q। और हर एक डिस्टेंस पर आइडेंटिकल चार्जेस रखे हैं। 1 मीटर पे भी Q रखा है, 2 मीटर पे भी, 3 मीटर पे भी, 4 मीटर, 8 मीटर, 16 मीटर, 32 मीटर, इंफिनिटी तक। कौन से चार्ज है? आइडेंटिकल चार्ज। सारे के सारे चार्ज मिलके बेचारे ओरिजिन पे रखे हुए Q0 की ठुकाई कर रहे हैं। तो क्या होगा? Q0 पे लगने वाला टोटल फोर्स आएगा। तो भाई Q0 पे टोटल फोर्स क्या होगा? F01, F02, F04, F08 प्लस कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। अब आप जानते हो 1/4 पे एप्सिलॉन, बेटा Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी कितनी है? R का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, प्लस F0 कितना होगा? F02, 1/4 पे एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत? R का स्क्वायर, प्लस ये कितना होगा? 1/4 पे एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन 4 का स्क्वायर। बेटा ऐसे करके कहां तक जाएगा? इंफिनिटी। जो कॉमन है कॉमन ले ले, देख के Q0 क्या बचा? 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस इंफिनिटी। ध्यान से देखो, कोई बच्चा देख के बताएगा ये ब्रैकेट में लिखी इक्वेशन, ये कौन सी इक्वेशन है? ये GP है, ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। ध्यान से देखो,
ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की खासियत क्या होती है, बाद वाली पहले वाली को बाद वाली से डिवाइड करो तो हर बार रेशियो सेम आएगा। तो यहाँ पे रेशियो की वैल्यू बच्चे क्या है, हमेशा सेम। तो ये जीपी है, तो क्या करना, इट इज जीपी। ये जीपी है तो क्या करोगे, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। बेटा जीपी का इंफिनिटी सम का फॉर्मूला होता है, जीपी का इंफिनिटी सम का फॉर्मूला होता है, मैथ्स वाले जानते हैं, बायो वाले रट लेना। बेटा ए अपॉन 1 माइनस आर होता है। ए का मतलब फर्स्ट डिजिट और आर का मतलब रेशियो। अब ये बताओ ए में कौन सी, इस पूरी इक्वेशन के अंदर फर्स्ट डिजिट कौन सी है बताओ ब्रैकेट में, 1। तो ए तो 1 हो गया। आर की वैल्यू कितनी है, 1/4 में से 1/16 को डिवाइड करोगे 1/4 ही आएगा। बाद वाले में से पहले वाले को डिवाइड करो, हर बार 1/4 ही आएगा, करके देख लो। तो 1/1 माइनस 1/4। बेटा ये देखिए इनफिनिटी सम सॉल्व करके देखा तो कितना आया, 4/3। बेटा ये ब्रैकेट की वैल्यू 4/3 आ गई, रख दे। चलो तो f बराबर, अब तो कैलकुलेट खुद भी कर दोगे, 9 × 10⁻9 k की वैल्यू। बेटा q की वैल्यू कितनी है, 8 × 10⁻6। और Q0 कितना है, अच्छा Q0 रख दिया पहले मैंने। चलो Q कितना है, 4, तो Q रख दो 4। भाई अब इसके बाद क्या बचा, ये ब्रैकेट। ये बताओ ब्रैकेट की इक्वेशन की वैल्यू कितनी आई, 4/3। बस अब तो आप खुद कर दोगे बाकी। इसे बच्चे सॉल्व करना, न्यूटन में आपका आंसर आ जाएगा। 3 से इसे काट दे और 16 की 3 में मल्टीप्लाई कर 48, 48 की फिर 8 में मल्टीप्लाई करना, तो जो भी आंसर आएगा फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देना। फिर 9 है, ये 6, अच्छा 3 से मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। मेन है हमारा ट्रिक। ये ट्रिक किसके अंदर काम क्या कर रही है कि यहाँ बना था जीपी, ये जीपी कैसे सॉल्व करनी ये आना चाहिए बस। जीपी का इंफिनिटी सम का फॉर्मूला याद कर लो। चल कोई बात नहीं, कर लेंगे बच्चे, खुद कर लेंगे। तो आज आपका कूलॉम फोर्स पे हर एक प्रकार के सवाल करा दिए। तो बेटा केवल टॉपिक कूलॉम फोर्स था, फॉर्मूला एक ही था, कम से कम इसके ऊपर मैंने 10 सवाल करा दिए धांसू वाले। नोट्स में सब लिखा है, आपको प्रैक्टिस करनी है। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल।